नमस्ते साथियों। वीटी एड्यूटेक में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर आज हाजिर हुआ हूँ एक प्रेजेंटेशन लेके। जिंदगी में बिना खुद जले कभी उजाला नहीं होता है, तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए वीटी एड्यूटेक के साथ। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप 4-5 सेकंड का आपको समय लगेगा मेरे को पढ़ने में, तब तक आप इसको ढंग से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है 73 संविधान संशोधन 1992। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। प्रणाली भारत में ग्रामीण स्तरीय स्वशासन मतलब गांवों के स्वशासन की एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और जनता को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है। ये त्रिस्तरीय कौन सी है? सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक या तहसील स्तर पर है, फिर जिला पंचायत है। इस त्रिस्तरीय पंचायत के अंदर 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3% आरक्षण दिया गया था, जो कि 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उस समय लागू हुआ था। कुछ छोड़ दिए गए थे राज्य, क्योंकि वहां पर ट्राइबल्स ज्यादा थी उस वजह से। तो वो राज्य थे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, आसाम और कुछ क्षेत्र थे त्रिपुरा और मणिपुर के। ठीक है दोस्तों, इनको छोड़ के बाकी सब जगह ये लागू हुआ था। और 2009 में जो 110वां और 112वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसके तहत सभी जगह पे महिलाओं की सीटों को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या हुआ था कि जो अनुच्छेद 40 है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसको ये इंप्लीमेंट करता है। उसमें लिखा है कि स्थानीय लोगों को शासन में भागीदारी होनी चाहिए। उसके तहत ये लोगों को अधिकार मिलते हैं और ये संविधान संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, उसने एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के अनुसार किसानों की प्रमुख रबी, खरीफ और रबी की फसल, विंटर सेशन की बात कर रहा है, के लिए अंतिम उपभोक्ता मूल्य का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो ये 40 से 67% हुआ है। आरबीआई ने रबी फसलों के उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में 18 राज्यों की मंडियों, गांवों को शामिल किया है। उसमें 12 रबी की फसलों को विश्लेषित किया है, इसमें किसान, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से इनपुट लिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 67% गेहूं किसानों को फायदा मिला है। कृषि में अभी भी नकद लेन देन हावी है। फिर भी 2024 में यह सर्वेक्षण दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब मैं थोड़ा आपको आरबीआई के बारे में बता देता हूं। यह भारत का केंद्रीय सेंट्रल बैंक है कि राज्य की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभी प्रेजेंट में हेड संजय मल्होत्रा है। तो संजय मल्होत्रा जी हैं, तो इसके अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 11 दिसंबर और 2024 से इस पोस्ट पर कार्यरत हैं। आरबीआई उसके अलावा भी बहुत सारे सर्वे करती है। उपभोक्ता विश्वास सर्वे उसका एक महत्वपूर्ण सर्वे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार
2020 का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब 2020 में जो अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था निजी भागीदारों को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 2020 के सुधारों के बाद निजी भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे कि नवाचार और निवेश में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में 200 से ज्यादा, ये भी एक क्वेश्चन है, 200 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, जो कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है, और निजी निवेश में काफी तेजी आई है। एक माउंट टेक ग्रोथ फंड कवच बनाया है, जिसके तहत स्टार्टअप से 2500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया है, और भारत के इसरो के साथ मिलकर काम करने वाले महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स गैलेक्सी आई, पिक्सल, स्काई रूट और अग्निकुल हैं, जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा इसरो के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडिया की सरकारी एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो कि 14 जनवरी 2025 है इस पद पर हैं। इसरो ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसरो ने अपना प्रथम उपग्रह 1975 में, आपको याद होगा, आर्यभट्ट लॉन्च किया था। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था। 2014 में मंगल के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया था, जो कि भारत का पहला मंगलयान मिशन था। और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सक्षम रहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? तो यह अनुच्छेद है 15(4). संविधान संशोधन 1951 में भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसके तहत अनुच्छेद 15 में एक 15(4) एक नया अधिवेशन जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया, जिसका मुख्य कार्य राज्य है को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए प्रावधान करने की अनुमति दी गई थी। इस संशोधन ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिससे इन वर्गों के लोगों को शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। इसके अलावा इस संसाधनों से अन्य सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में कानूनी तौर पे संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसको अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश में लागू हुआ। ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है, जिसमें मुख्य प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और इसका एक मुख्य है संविधान संशोधन, जो कि एक इसकी अलग पहचान दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को औसत विकास दर क्या होनी चाहिए? तो उसका आंसर है दोस्तों 7.8%। एक रिपोर्ट जारी की है, एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को वित्तीय क्षेत्र, भूमि और श्रम बाजार में सुधार की आवश्यकता है। भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2024 तक औसत विकास दर 6.3% रही, जो कि भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। 2047 तक
उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति को वर्तमान स्तरों से लगभग 8 गुना, देखिए दोस्तों 8 गुना बढ़ना होगा। ये सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, वो पहले जीएनपी थी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जितने भी अपने देश के निवासी अर्जित करते हैं धन और विदेश के लोग अपने से अर्जित करके ले जाते हैं, उसको जब घटाते हैं, वो जो शेष बचती है उसको हम सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। 2024 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बरमूडा 1 नंबर पे था। अब मैं विश्व बैंक के बारे में बताता हूं। ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्य कार्य जो डेवलपिंग कंट्री है उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक के अभी जो अध्यक्ष हैं, ये आपको जान के खुशी होगी कि वो भारतीय हैं। उनका नाम अजय बंगा है, जो 2 जून और 2023 से इस पद पर हैं। अजय बंगा इससे पहले मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। विश्व बैंक कुछ और भी रिपोर्टें जारी करती है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। ये 3-4 महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट हैं वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। आयोजित हुई है, जो कि भारत की राजधानी है। पहली भारत और यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक 16 मई 2023 को ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई। और जो दूसरी व्यापारिक और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक है 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसकी सह अध्यक्षता भारतीय पक्ष की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की थी। यूरोपीय संघ की तरफ से उनके कार्यकारी उपाध्यक्ष हेलेना वर्कुनेन और काफी मुख्य अधिकारी उसमें शामिल हुए थे। मैं आपको ईयू के बारे में बताऊं। ये एक यूरोपियन देशों के 27 देशों का संयुक्त संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, शांति और स्थिरता को बढ़ाना है। इसकी स्थापना 1993 में maastricht संधि के तहत हुई। यूरोपीय संघ के पास 3-4 अलग अलग संस्थान हैं, जिनके अलग अलग अध्यक्ष हैं, जैसे कि यूरोपीय परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। दूसरी है यूरोपीय आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। एक है यूरोपीय संसद, उसके अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेट्सोला। सबसे अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से संबंधित थे? तो ये बंजारा समुदाय से संबंधित थे। बंजारा समुदाय भारत का एक महत्वपूर्ण कुमंतु जनजातीय समूह है। ऐतिहासिक रूप से ये लोग विभिन्न सामानों के व्यापार के लिए जाने जाते थे। विशेष रूप से अनाज, नमक और मसालों का व्यापार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। जब पहले जमाने में इतनी ट्रेड फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो ये घूम घूम कर व्यापार किया करते थे। हाल ही में बंजारा समुदाय ने समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
विशेषकर वन संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण में। शिक्षा और सरकारी योजनाओं की सहायता से वे अब समृद्ध जीवन और अधिक स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बंजारा समुदाय भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करता है। मुख्य रूप से ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रहते हैं। बंजारा समुदाय को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम लंबानी, लमानी, लबाना, गोर बंजारा के नाम से जानते हैं। इनकी संस्कृति और परंपरा बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। अब मैं थोड़ा संत सेवालाल जी महाराज के बारे में आपको बताता हूं। इनका जन्म 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सूरगोंडन कोपा गांव में हुआ। कर्नाटक के रहने वाले थे। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसकी वजह से ये अपने समाज में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इसने समाज को सुधारने का महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें कि इनका मुख्य काम था समुदाय की सेवा करना, के साथ लोगों का विकास करना, किसी के साथ भेदभाव न करना, प्रकृति की पूजा करना, पेड़ लगाना, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, लड़कियों को देवी के रूप में मानना, हिंसा का अभ्यास न करना, झूठ न बोलना और दूसरों के बारे में बुरा न कहना, दूसरों की संपत्ति न चुराना और समुदाय की भाषा और परिधानों की रक्षा करना। ये कुछ 10 सिद्धांत संत सेवालाल जी महाराज ने बंजारा समुदाय के उत्थान के लिए दिए थे। उसकी वजह से ये बंजारा समुदाय में काफी प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने देश के खनिज संसाधनों की पहचान और मानचित्रीकरण के लिए विस्तृत भूगर्भिक सर्वेक्षण और अनुसंधान किया है? तो यह है दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का गठन 1851 में किया गया था। यह भारत की एक प्रमुख भूवैज्ञानिक और भूस्थानिक अनुसंधान संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य भूविज्ञान, खनिज संसाधनों की खोज और भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना है। जीएसआई के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद हैं, जिन्होंने 1 जून 2023 को पदभार संभाला था। जीएसआई जमीनी सर्वेक्षण करता है, हवाई सर्वेक्षण करता है, समुद्री सर्वेक्षण करता है, खनिजों की खोज करता है, भूवैज्ञानिक, भू तकनीकी, भू पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन के बारे में, हिमनद विज्ञान, भूकंप टेक्टोनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान भी करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। आज का आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है दोस्तों 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज, जो कि उन्होंने 1928 में की थी, की स्मृति में मनाया जाता है। रमन प्रभाव एक भौतिक सिद्धांत है जिसमें प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। इस खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में और बताना चाहता हूं। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रौद्योगिकी को समाज में फैलाना, वैज्ञानिकों की सोच को प्रोत्साहित करना। इसी दिन देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संस्थानों द्वारा शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में बताता हूं, जिसको कि लैम्डा से विकसित करते हैं। जैसे कि
तरंग ट्रेवल करती है तो ये जो दूरी होती है, ये इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये मान लीजिए या फिर ये दूरी मान लीजिए, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? संचार के क्षेत्र में रेडियो, टीवी, मोबाइल संचार के लिए विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्यों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकियों में तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों को तरंग दैर्ध्य द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जिससे हम रंगों का अनुभव करते हैं। संगीत के क्षेत्र में वाद्य यंत्रों से जब हम अलग अलग संगीत बजाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है। अभी हम कल का थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय जैव ईंधन है जो मक्का और गन्ने जैसे बायोमास में पाई जाने वाली शर्करा के किण्वन से प्राप्त किया जाता है? इथेनॉल है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेट शटडाउन की अवधि समाप्त करने की घोषणा की थी, जिससे 143 दिनों से अधिक समय तक जारी रहने वाला दूसरा सबसे दीर्घकालिक इंटरनेट ब्लैकआउट समाप्त हुआ? मणिपुर राज्य है। भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) किस सेवा के अस्थायी निलंबन की अनुमति देता है? इंटरनेट सेवा। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा? लूनर ट्रेलब्लेजर ऑर्बिटर। विश्व का सबसे बड़ा घड़ियाल आवास किस नदी में स्थित है? चंबल नदी। घड़ियाल ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम के तहत पुनर्वास कार्यक्रम किस नदी में किया जा रहा है? चंबल नदी। 2024 की गणना के अनुसार चंबल अभयारण्य में कुल कितने घड़ियाल पाए गए थे? 2456 दोस्तों। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में अंडों के रूप में संरक्षित कर किस जलीय जीव को चंबल नदी में छोड़ा गया था? घड़ियाल साथियों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया गया था? डीआरडीओ। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? सशक्त भारत। 2025 में सीटों के आधार पर सबसे व्यस्त ग्लोबल हवाई अड्डे में से एक जो वैश्विक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, कौन सा है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। धन्यवाद साथियों टीम वीटी एडटेक से जुड़ने के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसा ही करंट